हिंद। तो आप लोग का अपना ही यूट्यूब चैनल एनबी मैथ्स मैजिक पे स्वागत है। तो आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे भारतीय भवन बुक की बात करेंगे। और जो हमारा होगा भारतीय भवन बुक में आज हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे। और फिजिक्स का पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन। उसका जो भी लघु उत्तरीय प्रश्न है उन सभी को आज हम लोग हल करेंगे। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक कर दे और अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दे, ताकि ये सभी चीज़ें उन लोगों तक भी पहुँच पाएँ। तो चलिए आप लोग इस समय न लेते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए आप लोग का पहला क्वेश्चन है लघुत्तरीय का। तो सबसे पहला क्वेश्चन कहता है कि अपसारी, समांतर और अभिसारी किरणपुंज से आप क्या समझते हैं। कहता है कि जो किरणपुंज हैं उनके जो तीन प्रकार हैं उन तीनों प्रकार से आप क्या समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि अपसारी किरणपुंज। तो कहता है क्या कि ऐसा किरणपुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है, उसे हम लोग अपसारी किरणपुंज कहते हैं। जैसे बच्चे मान लो कि हमने फिगर दे दिया और मैं आप एक जो घरेलू एग्जाम्पल है मैं आपको देता हूँ। जैसे मान लो बच्चों टॉर्च हो गया या फिर मोबाइल का फ्लैश हो गया। तो बच्चों जो मोबाइल का फ्लैश होता है, जो जब आप फ्लैश चालू करते हैं देखते होंगे वो जो बिंदु से जो प्रकाश निकलती है वो सभी देखते हुए फैलते हुए चली जाती है, फैलती है ना। तो जो हमारा किरणपुंज जो निकलता है मोबाइल के फ्लैश से, वैसा किरणपुंज को हम लोग कहेंगे अपसारी किरणपुंज। ठीक है बच्चों, जो मतलब कि एक बिंदु से निकल कर फैलती चली जाएंगे। तो इस तरह के जो भी किरणपुंज होंगे सभी क्या कहलाएंगे, अपसारी किरणपुंज। ठीक है बच्चों, चलिए कुछ समझने में कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग बात करते हैं समांतर किरणपुंज। किसकी बात करते हैं, समांतर किरणपुंज की बात करते हैं। कहता है क्या कि ऐसा किरणपुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती है क्या कहलाएगा, समांतर किरणपुंज कहलाता है। जैसे मान लीजिए हमारा होगा सूर्य का प्रकाश। जो बच्चों मतलब सूर्य का जो प्रकाश होता है उसका जो प्रत्येक किरण जो होती है एक दूसरे के समांतर आती है। क्या आती है, एक दूसरे के समांतर। अर्थात सूर्य का प्रकाश को हम लोग क्या कर सकते हैं, समांतर किरणपुंज कर सकते हैं। अर्थात समांतर किरणपुंज मतलब ऐसा किरणपुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती है। ठीक है बच्चों, ये मैंने आपको फिगर दे दिया। अब हम लोग बात करते हैं अभिसारी किरणपुंज। कौन सा, अभिसारी किरणपुंज। तो बच्चों कहता है क्या कि अभिसारी किरणपुंज ऐसा किरणपुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। तो ऐसे किरणपुंज में किरणों के बीच की दूरी घटती जाती है। जब बच्चों मान लीजिए कोई अगर बहुत सारे किरण उधर से आते हैं, आने के बाद क्या होता है बच्चों को आके और किसी एक बिंदु पे जाकर क्या होती है कि मिल जाती है। तो इस तरह के जो किरणपुंज होंगे वो क्या कहलाएंगे, अभिसारी किरणपुंज कहलाएंगे। ठीक है बच्चों, समझने में दिक्कत है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं बच्चों 2 नंबर क्वेश्चन की। थोड़ा तेज़ी में करना है बच्चों, कि बहुत सारे क्वेश्चन हैं। कहता है कि पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी पदार्थों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि पारदर्शी पदार्थ कैसे कहते हैं। कहता है कि ऐसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है पारदर्शी पदार्थ कहता है। मतलब कि ऐसा मतलब कि पदार्थ जिनसे प्रकाश आसानी से आर पार कर जाएगा उस ऐसे पदार्थ को हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, पारदर्शी पदार्थ कहेंगे। जैसे मतलब हवा हो गया, पानी हो गया इत्यादि बहुत सारे होंगे। उसके बाद हम दूसरा बच्चों हमारा है पारभासी पदार्थ। कहता है कि ऐसा पदार्थ जो खुद पर पड़ने वाले प्रकाश के एक छोटे से भाग को ही अपने में से होकर जाने देते हैं पारभासी पदार्थ। जैसे मान लीजिए दूध, रक्त इत्यादि। मतलब क्या बच्चों की ऐसा पदार्थ जिससे प्रकाश की किरण जब पड़ती है और पड़ने के बाद वो खुद जो पदार्थ होता है वो अपने में से मतलब खुद में स्वयं में से मतलब थोड़ा ही प्रकाश को बाहर निकलने देता है, मतलब कि पार होने देता है। तो इस तरह के जो भी पदार्थ होंगे वो सभी क्या कहलाएंगे, पारभासी कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे बच्चों, पारभासी। समझ में आ गया। जैसे मान लीजिए दूध हो गया, तो दूध से अगर किसी को टॉस बारिएगा तो उससे क्या होगा, पूरा प्रकाश उस पार नहीं निकल पाएगा, कुछ वो अपने अंदर एब्जॉर्व कर लेता है। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम लोग बात करते हैं बच्चों अपारदर्शी पदार्थ। तो अपारदर्शी पदार्थ कहता है कि ऐसे पदार्थ जो प्रकाश को अपने से होकर नहीं जाने देते हैं अपारदर्शी पदार्थ, जैसे लकड़ी, पत्थर इत्यादि। मतलब क्या कि ऐसा पदार्थ जिससे प्रकाश आर पार नहीं कर पाएगा, ऐसा पदार्थ क्या कहलाएगा, अपारदर्शी पदार्थ कहलाता है। ठीक है बच्चों, चलिए तीसरा नंबर देखिए बच्चों, क्वेश्चन कहता है कि प्रकाश के परावर्तन के नियमों को लिखें। कहता है कि प्रकाश के परावर्तन के नियमों को लिखने के लिए सिर्फ कहता है नियम लिखने के, तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला होती है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब, तीनों एक ही समतल में होते हैं। और दूसरा होता है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। लेकिन बच्चों मैंने इसका परिभाषा भी लिख दिया है, आप लोग इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं।
ठीक है बच्चों। लेकिन ये मुझे कहता नहीं, सिर्फ कहता कि प्रकाश के परावर्तन के नियमों को लेके, मतलब जो 2 नियम है उन्हीं को कहता है लिखने के लिए। ठीक है बच्चों, मैंने दोनों नियम उसका परिभाषा भी लिख दिया, तो आप लोग को समझने में कठिनाइयाँ नहीं होगी। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम लोग बात करते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की बच्चों। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि वास्तविक और आभासी प्रतिबिंबों में क्या अंतर है। अंतर कहता है स्पष्ट करने के लिए। तो वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब निम्नलिखित अंतर हैं। तो सबसे पहला हम लोग दोनों प्रतिबिंबों का परिभाषा दे देते। कहता है कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। मतलब क्या कि वैसा बिंदु स्रोत जिससे प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद मतलब कि वास्तव में मिलता है। किसी बिंदु पर क्या होता है, परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वह वास्तव में मिलता है उससे उस बिंदु स्रोत का क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। देखिए बच्चों, जो ब्लैक कलर से लिखा गया है वो वास्तविक के लिए है, और जो ये ब्लू कलर से लिखा गया है ये आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब के लिए है। ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे दोनों का अंतर देना था, इसलिए मैंने 2 कलर कर दिया। कहता है कि जब किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उससे उस बिंदु स्रोत का आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। तो पहला बच्चों हमारा हो गया, दोनों की परिभाषा हो गया। ठीक है बच्चों, अब देखिए दूसरा कहता है बच्चों कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है जबकि आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया नहीं जा सकता है। मतलब कि जो वास्तविक प्रतिबिंब है उसे हम लोग पर्दे पे प्राप्त कर सकते हैं, चूँकि वो वास्तविक रियल में होता है बच्चों। और जो आभासी प्रतिबिंब होता है उसके पर्दे प्राप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि हम लोग कल्पना करते हैं वो कि हाँ यहाँ पर प्रतिबिंब बन सकता है या बनेगा। हम लोग कल्पना करते हैं, मतलब कि कल्पना करते हैं, आभासी मतलब कल्पना करना होता है। ठीक है बच्चों, तो उससे हम लोग पर्दे पर नहीं हो, जो हम लोग मन में कल्पना करेंगे उसे हम पर्दे पर उतार सकते हैं, नहीं उतार सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए तीसरा कहता है क्या कि वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा बनता है। जो बच्चों जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है ना वो वस्तु की हमेशा अपेक्षा क्या होता है, हमेशा उल्टा बनता है, जबकि आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा क्या बनता है बच्चों, सीधा बनता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब को ठोस रेखा से दिखाया जाए, मतलब जो वास्तविक प्रतिबिंब का जो होता है उसमें ठोस रेखा मतलब कि उसमें कोई कट उट नहीं रहती है, जबकि आभासी प्रतिबिंब को सदा बिंदु या टूटी रेखाओं से दिखाया, डॉटों से दिखाया जाता है या टूटी रेखा से दिखाया जाता है। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा वास्तविक और आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर हो गया। देखिए बच्चों, ये जो क्वेश्चन है महत्वपूर्ण है बाबू, ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसे आप लोग जरूर अच्छी तरह से देख लीजिए और इसको सीख लीजिए। ठीक है बच्चों, ये आपके एग्जाम में हर बार आता है, इस बार भी आएगा, ये तो कन्फर्म है, 100% मैं बोलूँगा कि इस बार ये क्वेश्चन आएगा, 100% मैं बोलूँगा। ठीक है बच्चों, तो इसे आप रट लीजिए, समझ लीजिए, जैसे भी हो इसे आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की। तो बच्चों 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के किन्हीं 3 विशेषताओं का उल्लेख करें। कहता है कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के किन्हीं 3 विशेषताओं का उल्लेख करें। तो समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के 3 विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला, प्रतिबिंब सदा दर्पण के पीछे बनता है। जो प्रतिबिंब होता है वो हमेशा क्या दर्पण के पीछे बनता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। प्रतिबिंब का जो आकार होता है क्या होता है बच्चों, वस्तु के आकार के बराबर होता है। और तीसरा हमारा है प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा क्या बनता है, सीधा बनता है। वस्तु की अपेक्षा क्या होता है, सीधा, मतलब ये हमारा क्या हो गया, वास्तविक प्रतिबिंब के 3 विशेषताएं होंगी। ठीक है, ये भी एग्जाम में आता है बट उतना बार बार नहीं आता है, लेकिन ये भी क्वेश्चन ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। ये बच्चों आपका भी ये भी क्वेश्चन भी आया है। कहता है कि अवतल और उत्तल दर्पण में अंतर स्पष्ट करें। तो अवतल तथा उत्तल दर्पण में अंतर निम्नलिखित है। तो देखिए इसमें हमने क्या किया, अवतल दर्पण को ब्लैक से और उत्तल दर्पण को ब्लू कलर से मैंने आपको दिखा दिया कि वो आपको समझने में कठिनाइयाँ नहीं होगी। कहता है कि देखिए इसको भाग बांट, जैसे हम लोग कॉपी पे बनाते हैं तो दो पार्ट में इसको डिवाइड करके उसके बाद एक पार्ट में अवतल दर्पण और एक पार्ट में उत्तल दर्पण ले देते हैं। तो वहाँ पे हम लोग को दिक्कत ली, यहाँ पे टाइपिंग करने में दिक्कत होता है बच्चों, इसलिए हमने 2 कलर ही चेंज कर दिया। ठीक है बच्चों, तो जो ब्लैक कलर का है वो हमारा अवतल दर्पण और जो ब्लू कलर है वो हमारा क्या होगा, उत्तल दर्पण। कहता है कि गोलीय दर्पण के टुकड़े की बाहरी सतह को रजित करने से अवतल दर्पण बनता है, जबकि गोलीय दर्पण के टुकड़े के भीतरी सतह को रजित करने से उत्तल दर्पण बनता है। मतलब जो बाहर का सतह रजित क्या रहेगा वो हमारा अवतल होगा, और जो भीतर की तरफ क्या रहेगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा उत्तल दर्पण हो जाएगा। चलिए बच्चों, अब दूसरा कहता है
कि अवतल दर्पण से आभासी और वास्तविक दोनों प्रतिबिंब बनते हैं, जबकि उत्तल दर्पण से सिर्फ आभासी प्रतिबिंब। जो हमारा बच्चों अवतल दर्पण होता है उसमें आभासी मतलब क्या, वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी और काल्पनिक भी बनता है और वास्तविक भी बनता है, जबकि उत्तल दर्पण में सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब ही बनता है। कहता है कि अवतल दर्पण वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बना सकता है, जबकि उत्तल दर्पण वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा नहीं बना सकता। बच्चों जो अवतल दर्पण है उसमें वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा वस्तु की अपेक्षा बड़ा भी हो सकता है, लेकिन उत्तल दर्पण का जो प्रतिबिंब होगा हमेशा वस्तु से छोटा है, अर्थात वह बड़ा नहीं बना सकता है। ठीक है, इसका भी हो गया बच्चों ये 3 अंतर। ये भी बच्चों आपका वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, इसे भी आपको ध्यान में रखना है, अपने दिमाग में इसको भी बैठा के रखना है, ये समझ के। बच्चों ये 7 नंबर क्वेश्चन कहता है गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या से आपका क्या तात्पर्य है। तो कहता है गोलीय दर्पण के ध्रुव से गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे समानतः r से दर्शाया। इससे क्या तात्पर्य, यही है कि गोलीय दर्पण का जो वक्रता त्रिज्या वो क्या होता है कि गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी होता है क्या, और इसे हम लोग r से दर्शाते हैं। चल 8 नंबर देखिए बच्चों, क्वेश्चन कहता है कि चित्र द्वारा किसी अवतल दर्पण के ध्रुव, फोकस, वक्रता केंद्र और मुख्य अक्ष को दर्शाए। कहता है हमको दर्शाने के लिए हमने क्या किया, चित्र में दर्शा दिए। देखिए ये हमारा फोकस हो गया, मुख्य फोकस हो गया, ये हमारा क्या हो गया, वक्रता केंद्र हो गया, ये जो लाइन है मुख्य अक्ष हो गया, ये हमारा ध्रुव हो गया। तो इसी को क्या कहा था, दर्शाने के लिए कहा था, हमने क्या किया, दर्शा दिए चित्र में, कोई चक्कर नहीं। चलिए अब बच्चों हम लोग बात करते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। ये भी आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन ये भी है बच्चों, आपके एग्जाम में अक्सर ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के साइड मिरर या पीछे देखने के आईने के रूप में क्यों किया जाता है। देखिए बच्चों सबसे बड़ी बात है कि उत्तल दर्पण में क्या होता है कि जो पीछे की जो होती है ना वो बहुत दूर तक की चीज़ों को अपने अंदर दिखा पाता है, और जो उसका साइज होता है ना वो भी क्या होता है कि वो जो वस्तु का जो साइज होता है छोटा कर देता है, जिससे हम लोग क्या कहते हैं आसानी से दूर दूर तक की चीज़ों को हम लोग क्या कहते हैं, देख सकते हैं। वही कहता है कि क्योंकि उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र विस्तृत मतलब कि बड़ा होता है, जो उसका देखने का क्षेत्र होता है, जिससे वाहनों के पीछे के बहुत बड़े क्षेत्र को देख पाते हैं। जैसे वाहनों के पीछे जो भी बहुत सारे क्षेत्र हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, आसानी से देख पाते हैं। और ये जो होता है ना वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है, और ये जो उत्तल दर्पण होता है प्रतिबिंब जो बनाता है वस्तु को हमेशा सीधा बनाता है, जिससे देखने में हम लोग क्या होता है, आसानी होता है। इसलिए उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के साइड मिरर के रूप में किया जाता है। ठीक है बच्चों, ये देखिए सटीक मैंने लिख दिया है कि आपको समझ में आ जाएगा, और आपको एग्जाम में अच्छी तरह से इसको आप लिख भी पाएंगे। देखिए हम सोचते हैं कि जितना शॉर्टकट और जितना सटीक आंसर हो उतना अच्छा रहेगा बच्चों, क्योंकि 3 नंबर में पूछता है, तो 3 नंबर का क्वेश्चन जितना सटीक और अच्छा लैंग्वेज दे सकते हो आपको उतना अच्छा मार्क्स मिलेगा। ठीक है बच्चों, चलिए आपका बच्चों 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अवतल दर्पण में प्रमाणित करें कि F बराबर R/2 होता है बच्चों। तो हमने क्या किया है कि यहाँ पे प्रमाणित कर दिया है, और इसका जो भी बच्चों कॉन्सेप्ट है मैंने आपको पीछे के वीडियो में बता चुका हूँ, तो वहाँ से जाकर आप लोग इस चीज़ को अच्छी तरह से और समझ पाएंगे, बट मैं यहाँ पर भी थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ। तो हमने क्या किया कि बच्चों सबसे पहले कि अवतल दर्पण में प्रमाणित, हमने एक अवतल दर्पण ले लिया, माना कि बी एवं बी डैश का एक अवतल दर्पण है जिसमें प्रधान अक्ष CP के समांतर आपतित किरण AB है। जो हमारा ये CP है इसके समांतर AB क्या है, हमारा एक आपतित किरण है, और दर्पण से परावर्तित किरण BF है, और दर्पण से जो परावर्तित किरण हमारा कौन सा, ये BF है। तब तथा PF दूरी जो हमारा ये PF दूरी हमारा कितना है, F है, और PC दूरी हमारा ये पूरे कितना है बच्चों, R है। ठीक है, अब देखिए परावर्तन के नियम से हम बच्चों हमारा क्या हो जाएगा कि परावर्तन के नियम से बच्चों हमारा जो कोण ABC बराबर कोण CBF, क्योंकि आपतन कोण परावर्तन कोण क्या होता है बच्चों, बराबर होता है। और फिर देखिए बच्चों AB समांतर हमारा क्या है, PC है। जब AC समांतर PC है तो कोण ABC बराबर कोण BCF हो जाएगा, क्योंकि फिगर बच्चों नीचे आपको फिगर देख के आप समझ सकते हैं। तो ये एकांतर कोण से बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, ये भी बराबर हो जाएगा। ठीक है, समीकरण फर्स्ट था समीकरण सेकेंड से दोनों कोण क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। जब दोनों कोण बराबर हो जाएंगे तो जो त्रिभुज होगा बच्चों, वो त्रिभुज हमारा हो जाएगा एक समद्विबाहु त्रिभुज। जब वो त्रिभुज समद्विबाहु हो जाएंगे तो उसके 2 भुजाएं आपस में क्या होंगे बच्चों, बराबर होंगे। ठीक है, अगर बराबर होंगे तो उसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों, जो बिंदु B है उसको P के बहुत निकट लाएंगे। जब P के बहुत निकट लाएंगे तो हमारा क्या होगा, BF क्या होगा, PF के बराबर हो जाएगा। BF क्या होगा बच्चों, PF के बराबर हो जाएगा। तो समीकरण जो हमारा थर्ड है,
समीकरण 4 से क्या हो जाएगा हमारा FC PF के बराबर हो जाएगा। तो अब PC बराबर क्या होता है बच्चों PF प्लस FC, और PC बराबर क्या है बच्चों FC प्लस FC अति PF प्लस PF, क्योंकि PF हमारा क्या है FC के बराबर है। तो अर्थात PC बराबर कितना हो जाएगा 2F, और PC हमारा कितना है R, और PF कितना है F, अर्थात R बराबर 2F या और F बराबर R/2। तो बच्चों हमको यही कहता था प्रूफ। देखिए बच्चों, अगर इसको आपको अच्छी तरह से समझना है तो बच्चों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का लिंक दे दिया गया, तो वहाँ से जाके आप इस चीज़ को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। पूरा कॉन्सेप्ट के साथ वहाँ बताया गया है। ठीक है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास समय कम है इसीलिए मैं थोड़ा फास्ट खींच दिया हूँ। अगर समझ में नहीं आया है तो आप लोग वहाँ से जाके अच्छी तरह से समझ सकते हैं। चलिए बच्चों, 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि गोलीय दर्पण के लिए दर्पण सूत्र लिखकर समझाए। बच्चों दर्पण सूत्र निम्नलिखित में क्या होता है कि 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, जहाँ f हमारा क्या है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, u क्या है कि वस्तु की दूरी है कहाँ से, दर्पण से, और हमारा f क्या है प्रतिबिंब, वस्तु की प्रतिबिंब की दूरी, ये भी कहाँ है हमारा दर्पण से। ठीक है बच्चों, चलिए अब 12 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कल्पना कीजिए कि आप एक चमकीले कागज से ढके बेलनाकार खंभे के सामने खड़े हैं। तो इस प्रकार से बने बेलनाकार दर्पण में आप अपना किस प्रकार का प्रतिबिंब देखेंगे। बच्चों बेलनाकार दर्पण एक क्या है, सतह से समतल दर्पण और उत्तल दर्पण का संयोजन, मतलब दोनों के मिलने से बना है, और यह समतल दर्पण और क्षैतिज एक उत्तल दर्पण की तरह कार्य करेगा। अतः ऐसे दर्पण में व्यक्ति के प्रतिबिंब की लंबाई व्यक्ति की लंबाई के बराबर होगा, परंतु व्यक्ति की जो शरीर की चौड़ाई होगा कम होगी। इसलिए ऐसे दर्पण में व्यक्ति अपने चेहरा और शरीर पतला दिखाई देगा। ठीक है बच्चों, तो ये आपका कंप्लीट हो गया बच्चों। ये आपके प्रकाश का परावर्तन का जो लघु उत्तरीय प्रश्न था भारतीय भवन का, ये पूरे कंप्लीट हो गया। तो बच्चों आप लोग हमारा वीडियो जरूर पसंद आया होगा। तो अगर बच्चों हमारा वीडियो पसंद आया तो अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। तो आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।